यू कैन विन, जीत आपकी। चैप्टर नंबर फर्स्ट, नजरिए का महत्व, सकारात्मक रुख अपनाएं, पहला चैप्टर है। तो पहले चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से की गई है। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले और हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उसे उड़ता गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते थे। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर से बढ़ने लगी। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारा वाले को महसूस हुआ कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुंह कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज है कि इंसान अपना नजरिया बदल कर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नजरिया हमें कामयाबी दिलाता है। आवर एटीट्यूड कंट्रीब्यूट टू सक्सेस। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौके पर किसी इंसान को नौकरी या तो तरक्की उसके नजरिए की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या खास तथ्यों या फैक्ट और आंकड़ों या फिगर की जानकारी से वजह से केवल 15% मौकों पर ही मिलती है। ताज्जुब की बात यह है कि जिंदगी में कामयाबी दिलाने में तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीजों को पढ़ाने में खर्च हो जाती है। जीत आपकी नाम की किताब कामयाबी के बारे में 85% के बारे में है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड नजरिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नजरिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र स्टूडेंट अच्छे नजरिए के बिना अच्छा स्टूडेंट बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नजरिए के बगैर अच्छा अपना किरदार रोल निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो हो, कामयाबी की बुनियाद तो नजरिया ही है। अगर कामयाब होने के नजरिए की इतनी अहमियत है तो क्या हमें जिंदगी के बारे में अपने नजरिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नजरिया हमारे मकसद पर कैसे असर डालता है? आइए एक स्टोरी से समझते हैं। हीरो से भरा खेत, अर्श ऑफ डायमंड। हाफिज अफ्रीका एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उससे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा ही देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए क्योंकि उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे को खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने वार्सिलोन नदी में कूद कर खुदकुशी कर ली। ओ माय गॉड। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे तो वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंट को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़ी, एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इस नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाया और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इससे हमें 6 सीख मिलती है। क्या क्या मिलती हैं, सुनिएगा भाई ध्यान से। नंबर 1, जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमारे पांव तले दबे हुए हैं, हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है।
दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है, ये नंबर 2 था। नंबर 3, हम दूसरों के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज को देखकर ललचाते रहते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती है उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। चौथा रीजन था। नंबर 5, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। नंबर 6, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका पहले मौके वाले से बेहतर या बदतर हो सकता है पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। आइए एक और स्टोरी समझते हैं, डेविड और गैलीलियो का स्टोरी है। जब हम सभी बाइबल में बताई कि डेविड और गोलियत की कहानी जानते हैं, तो गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखती थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? पर इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि वह बड़ा होने के वजह से या कारण से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वो सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गोलेल से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नजरिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं हमारे नजरिए से तय होता है। आशावादी यानी पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए नजरिया कामयाबी की सीढ़ी बन जाता है। दूसरी ओर निराशावादी नेगेटिव सोच वाले आदमी के लिए यह रास्ते का रोड़ा बन सकती है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है, हर समस्या अपने आप अपने बराबर का या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। संस्थाओं के लिए नजरिए का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड और टू ऑर्गेनाइजेशंस। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? क्या आपको इस बात की हैरानी हुई है कि कुछ लोग संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते हैं और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में निवेश करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कारपोरेशनों के आला अफसरों से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आप केवल एक ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपकी तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे? सबका एक जवाब था, सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने प्रति लोगों का नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने वालों का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजुर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। पूंजी या औजारों से लोगों की कीमत अधिक होती है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स ही व्यर्थ या बेकार चला जाता है। लोग आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन सकते हैं या सबसे बड़ा बोझ भी बन सकते हैं। टोटल क्वालिटी पीपल, सारी खूबियों वाले लोग। बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे कि कस्टमर सर्विस, सेलिंग स्किल्स और स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें से ज्यादातर कार्य काफी अच्छे होते हैं, लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इनमें से कोई भी तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उनकी बुनियाद सही ना हो, और वह सही बुनियाद है TQP यानी कि टोटल क्वालिटी पीपल। TQP क्या मतलब है? टोटल क्वालिटी पीपल यानी कि सारी खूबियों से भरे लोग, यानी वे लोग जो अच्छे चरित्र वाले, ईमानदार, नैतिक मूल्यों और सकारात्मक नजरिया वाले लोग होते हैं। मुझे गलत ना समझें, आपको दूसरे सारे प्रोग्रामों की जरूरत है, लेकिन वे तभी सफल होंगे जब आपकी नींव सही होगी, और वह नींव है TQP। उदाहरण के तौर पर कुछ ग्राहक सेवा कार्यक्रमों यानी कि कस्टमर सर्विस प्रोग्रामर्स में हिस्सेदारी करने वालों को प्लीज या थैंक यू कहना, मुस्कुराना और हाथ मिलाना सिखाया जाता है। लेकिन किसी आदमी में सेवा करने का जज्बा ही ना हो तो वह कब तक मुस्कुरा सकता है? इसके अलावा लोग नकली मुस्कान को पहचान जाते हैं, और अगर मुस्कान अच्छी ना हो तो उसे देखकर चिढ़ पैदा होती है। मेरा कहना यह है कि असलियत को दिखावे पर हावी होना चाहिए, ना कि दिखावे को असलियत पर। बेशक ग्राहकों से पेश आने वाले लोगों को प्लीज और थैंक यू कहना चाहिए और मुस्कुराना चाहिए, यह बात महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखें कि अगर मन में सेवा करने की भावना हो तो आम जिंदगी में ये बातें खुद ब खुद आसानी से शामिल हो जाती हैं। एक बार एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी
ब्लेज पास्कल से मिला और उससे कहा, अगर मेरे पास आपके जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। महान संगठनों को तनख्वाहों या काम करने के हालात के पैमाने पर नहीं आंका जाता, मैंने भावना, नजरिए और आपसी संबंधों के पैमाने पर आंका जाता है। जब कर्मचारी कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो इसके दो मायने हो सकते हैं, या तो उनका मतलब है कि उन्हें वह काम करने का कोई तरीका नहीं मालूम, या फिर वे उस काम को करना नहीं चाहते। अगर वे काम करने का तरीका नहीं जानते तो यह टेक्निकल ट्रेनिंग का मुद्दा है, लेकिन अगर वे काम नहीं करना चाहते तो यह नजरिए से जुड़ा हुआ मुद्दा हो सकता है। उन्हें उस काम की परवाह नहीं हो, या वह नैतिकता का मुद्दा हो सकता है कि वे मानते हैं कि उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए। कैलगरी टावर की ऊंचाई 190.8 मीटर है, उसका कुल वजन 10,884 टन है, उसमें से 6,349 टन यानी कुल वजन का लगभग 60% भाग वजन जमीन के अंदर है। इससे जाहिर होता है कि भव्य दिखने वाली कई इमारतों की नींव काफी मजबूत होती है। जिस तरह किसी भव्य इमारत के टिके रहने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह कामयाबी के टिके रहने के लिए भी मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, और कामयाबी की बुनियाद होती है नजरिया, संपूर्णतावादी नजरिया। मैं संपूर्णतावादी होलिस्टिक नजरिया में यकीन करता हूँ। हम केवल हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, दांत, दिल और दिमाग नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है। काम करने के लिए एक पूरा आदमी जाता है और काम करके एक पूरा आदमी लौटता है। घर की परेशानियां, फैमिली प्रॉब्लम्स, आपके कामकाज पर और कामकाज से जुड़ी परेशानियां, वर्क प्रॉब्लम हमारी पारिवारिक जिंदगी पर असर डालती हैं। पारिवारिक समस्याओं की वजह से तनाव का शिकार होने पर हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इसी तरह कामकाज से जुड़ी परेशानियां न केवल हमारे परिवार बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती हैं। निजी पेशों से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे पर लाजमी तौर पर असर डालती हैं। आपके नजरियों को तय करने वाले कारक यानी कि फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर एटीट्यूड। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, हम नजरिए के साथ ही जन्म लेते हैं। इसको उठा ले यार। आपके नजरियों को तय करने वाले कारक। मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ, हम नजरिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उसे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नजरिया किन चीजों से बनता है? अगर माहौल की वजह से जिंदगी के बारे में आपका नजरिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारे नजरिए का ज्यादातर हिस्सा हमारी जिंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की कुछ खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नजरिया बनता है उसे खास तौर से ये तीन चीजें तय करती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 माहौल यानी इन्वायरमेंट, नंबर 2 तजुर्बा यानी एक्सपीरियंस, नंबर 3 एजुकेशन शिक्षा। देखिए आपका जो नजरिया है, एटीट्यूड है, वो मात्र डिपेंड करता है तीन चीजों पर: माहौल, तजुर्बा, शिक्षा। इन्वायरमेंट, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। ये ट्रिपल ही डिपेंड करते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा होगा। इन्हें हम नजरिए के 3 E's कहते हैं। अब इन तीनों पर नजर डालते हैं। माहौल, इन्वायरमेंट, माहौल में ये चीजें शामिल होती हैं कि घर अच्छा है या बुरा है, असर डालता है। स्कूल, साथियों का दबाव अच्छा या बुरा है, असर डालता है। काम, मददगार या जरूरत से अधिक नुक्ताचीनी करने वाले सुपरवाइजर, ये भी असर डालते हैं। मीडिया, टेलीविजन, अखबार, पत्रिकाएं, रेडियो, फिल्में, ये सब आपके एटीट्यूड को तय करते हैं। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, किस धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपराएं और मान्यताएं, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल, ये सारी चीजें मिलकर आपके एटीट्यूड को तय करते हैं। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारी तहजीब बनती है। घर हो, संस्था हो या देश हो, हर जगह की अपनी एक तहजीब होती है। उदाहरण के तौर पर आप एक स्टोर में जाते हैं तो वहां के मैनेजर से लेकर सेल्स वर्कर तक को विनम्र, मददगार, दोस्ताना और खुशमिजाज से भरा पाते हैं। फिर आप दूसरी दुकान में जाते हैं तो वहां काम करने वाले को रूखा और बदतमीज पाते हैं। आप एक घर में जाते हैं तो वहां माँ बाप और बच्चों को तमीज वाला, मिलनसार और दूसरों का ख्याल रखने वाला पाते हैं। जबकि दूसरे घर जाने पर हम वहां पाते हैं कि हर आदमी को कुत्ते बिल्लियों की तरह आपस में लड़ता पाते हैं। जिन देशों की सरकारें और राजनीतिक माहौल में ईमानदारी होती है, वहां के लोग भी आमतौर पर ईमानदार, कानून का पालन करने वाले और मददगार पाए जाते हैं। इसका उल्टा भी इतना ही सत्य है कि जिस तरह बेईमान और भ्रष्ट माहौल में एक ईमानदार आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है, उसी तरह ईमानदारी से भरे माहौल में बेईमान व्यक्ति को मुश्किल होती है। अच्छे माहौल में मामूली कर्मचारी की भी काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, जबकि बुरे माहौल में अच्छा काम करने वाले की कीमत भी या काम करने की शक्ति भी घट जाती है। तहजीब यानी कल्चर,
कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती, बल्कि हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हमने खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा माहौल तैयार किया है। बुरे माहौल में लोगों से अच्छे व्यवहार की आशा नहीं की जा सकती। जहां कानून का ना होना ही कानून बन जाता है, वहां ईमानदार नागरिक भी चोर, उचक्के और बेईमान हो जाते हैं। कुछ समय निकालकर इस बात का गौर कीजिए कि हमारा माहौल हम पर कैसे असर डालता है और हम जो माहौल तैयार करते हैं वह दूसरों पर कैसे असर डालता है। तजुर्बा नंबर 2, एक्सपीरियंस। अलग अलग लोगों से मिले तजुर्बे के मुताबिक हमारा व्यवहार भी बदल जाता है। अगर किसी इंसान के साथ हमें अच्छा अनुभव मिलता है तो उसके बारे में हमारा नजरिया यानी एटीट्यूड अच्छा हो जाता है, पर बुरा अनुभव मिलने पर हम सावधान हो जाते हैं। अनुभव और घटनाएं हमारी जिंदगी के संदर्भ बिंदु बन जाते हैं, रेफरेंस पॉइंट बन जाते हैं। हम उनसे नतीजे निकालते हैं जो भविष्य के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। ये तजुर्बे की बात है। अब बात करते हैं एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा औपचारिक इनफॉर्मल और अनौपचारिक इनफॉर्मल दो तरह की होती है। आजकल हम लोग सूचनाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं, लेकिन ज्ञान और समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। ज्ञान को योजनाबद्ध ढंग से समझदारी में बदला जा सकता है और समझदारी हमें कामयाबी दिलाती है। शिक्षक की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, उसका प्रभाव अनंत काल तक रहता है। इसके असर की लहरें अनगिनत हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें केवल रोजी रोटी कमाना नहीं बल्कि जीने का तरीका भी सिखाए। सकारात्मक नजरिया वाले लोगों को कैसे पहचाने? हाउ डू यू रिकॉग्नाइज पीपल विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड? तो देखिए कैसे पहचाने। जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता है, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक ना होने का मतलब यह नहीं होता है कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नजरिया वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियत होती है उनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरों का ख्याल रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्र होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफी ऊंची उम्मीदें रखते हैं। उन्हें अच्छे नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नजरिए वाला आदमी हर मौसम में फलने वाला यानी 12मासी फल जैसा होता है, उसका हमेशा स्वागत किया जाता है। सकारात्मक नजरिए के फायदे, द बेनिफिट्स ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक नजरिए के कई फायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाई देने वाली चीज को उतनी ही आसानी से अनदेखा भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नजरिया आपके लिए फायदेमंद है। इसके पॉइंट कुछ हैं, सुनिएगा। शख्सियत खुशनुमा हो जाती है। सकारात्मक से आप हमेशा खुश रहोगे, जोश पैदा हो जाता है, दिमागी आनंद बढ़ जाता है, आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलती है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हो। संस्थाओं के लिए क्या फायदा होता है? उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बढ़ जाती है। अच्छा भाई, और इसी के साथ साथ क्या हो जाता है? समस्याएं हल हो जाती हैं, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बन जाता है, वफादारी बढ़ जाती है, लाभ ज्यादा मिलता है, मालिक कर्मचारी और ग्राहक के बीच बेहतर संबंध बनते हैं, तनाव कम हो जाता है। ये सारे फायदे मिलते हैं सिर्फ आप पॉजिटिव रहते हैं तो। सकारात्मक नजरिए के ये सारे लाभ हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नकारात्मक नजरिए के नतीजे। निगेटिव रहोगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसको सुनिएगा। जिंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ी है और अगर हमारा नजरिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नजरिए वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंधों को कायम रख पाना काफी मुश्किल होता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से संबंधों में कड़वाहट बढ़ती है, लोग नाराज रहते हैं, जिंदगी बेमकसद हो जाती है, सेहत खराब रहती है, खुद के लिए और दूसरों के लिए तनाव बढ़ता है। नकारात्मक नजरिए की वजह से घर और कामकाज की जगह का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसा आदमी समाज के लिए बोझ बन जाता है। ये लोग अपने नकारात्मक नजरियों को छुआछूत रोग की तरह अपने आसपास के लोगों और आने वाली पीढ़ियों तक फैला देते हैं। अपने नकारात्मक नजरिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं? When we become aware of our negative attitude, why don't we change? भाई बदलते क्यों नहीं? जब आपको बीमारी पता चल गई तो उसको सॉल्व क्यों नहीं करते? इंसान का स्वभाव आमतौर पर बदलाव विरोधी होता है। हमें बदलाव तकलीफ दे लगता है। बदलाव का नतीजा अच्छा हो या बुरा हो, पर अक्सर इससे तनाव बढ़ता है। कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि बेहतरी के लिए होने वाले बदलावों को भी कबूल नहीं करना चाहते। हम बुरे ही बने रहना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने एक ऐसी कैदी के बारे में लिखा है जो सालों तक एक काल कोठरी में कैद रहा। सजा काट लेने के बाद उसे आजाद कर दिया गया। उसे काल कोठरी के बाहर खुली धूप में लाया गया। वह आदमी अपने चारों ओर देखा, उस आदमी ने अपने चारों तरफ देखा। कुछ देर में वह अपनी इस नई आजादी से परेशान हो गया। उसने वापस काल कोठरी में जाने की इच्छा जाहिर की। वह आजादी और खुली दुनिया के बदलाव को कबूल करने के बजाय काल कोठरी, अंधेरे और हथकड़ियों में ही सुरक्षित और आराम महसूस कर रहा था।
क्योंकि वह उन्हीं का आदी हो चुका था। इन दिनों कई कैदी ऐसे ही व्यवहार करते हैं, एक अनजाने संसार के साथ तालमेल कायम करने का तनाव उनकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इसीलिए वे जानबूझकर और अपराध करते ताकि उन्हें वापस जेल में भेज दिया जाए। वहां उनकी आजादी पर भले ही पाबंदी रहती हो, लेकिन उन्हें अपने बारे में कम फैसले लेने पड़ते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है तो हमारी जिंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नजरिए की वजह से हम आपको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकती है, हमारे दोस्तों की तादाद कम होगी और हम जिंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अगले अध्याय चैप्टर में मैं सकारात्मक नजरिया विकसित करने के तरीकों के बारे में चर्चा करूंगा। हो सकता है कि सकारात्मक नजरिया विकसित करने के लिए हमको थोड़ा तनाव झेलना पड़े और बदलाव की वजह से अनिश्चितता सी महसूस हो, या यकीनन हमें इसका लाभ मिलेगा। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों अगले चैप्टर में। क्या मिलेगा उसका अगला चैप्टर? सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें। इस वाले फर्स्ट चैप्टर को यहीं तक रखते हैं। इस चैप्टर का सार क्या था भाई? इसका सार था नजरिए का महत्व, तो सकारात्मक रुख अपनाएं और अच्छा जीवन जिए। और इसके साथ एक्शन प्लान क्या है? सपने तो दर्जनों हैं, पर अहमियत इस बात की है कि उन्हें असल में कैसे लाया जा सकता है। अपनी 2 समस्याएं लिखिए और उसके बाद उनमें से हर समस्या से हासिल हो सकने वाले कम से कम एक अच्छे नतीजे के बारे में लिखिए। चेतावनी यह है कि अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हम में से अधिकतर लोगों की समस्याओं में से अक्सर देख कर पाने की आदत नहीं है। समस्या, संभावित लाभ, समस्या, लाभ। तो एक समस्या को एक लाभ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, अगले अध्यायों में आपको धीरे धीरे मिलता रहेगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए या पूरी वॉइस सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।